सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ FRB 2.2 जिसमें कि हम आज ज्योग्राफी का आखिरी लेक्चर करने वाले हैं एंड दैट इज़ मिनरल्स यानी कि खनिज। अब चिंता मत करिए, ये FRB का ही लेक्चर है, माइंड मैप इसका बना नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको माइंड मैप से ना करवा के फैट मैन से ही करवा देते हैं, क्योंकि माइंड मैप तो बना नहीं था और मिनरल्स टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, तो यहाँ से हम फैट मैन से ही कर लेते हैं इसको। और काफ़ी लोग की इस रिस्पेक्ट में क्वेरी थी। और हाँ, यहाँ पर हम डिटेल में नहीं करने वाले क्योंकि माइंड मैप तो एक ही पेज में ख़त्म हो जाता है हमारा, और इसमें अगर आप देखोगे तो 5 पेजेस हैं, दिख रहा है आपको? तो ये हैं पूरे पेजेस। तो जल्दी से करेंगे बिकॉज ये रिवीजन पर्पज से हम लोग कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपको माइंड मैप्स के PDF चाहिए थे, है ना? राइट, सारे PDF आपको चाहिए थे कि जो कंप्लीट होते जा रहे हैं, तो जो भी सब्जेक्ट कंप्लीट होते जा रहे हैं वो मैं अब आपको एप्लीकेशन परमार एकेडमी ऐप पे प्रोवाइड करता चलूँगा। सब फ्री रहेगा, जैसे पहले फ्री था वैसे रहेगा फ्री, तो वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ज्योग्राफी आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, केमिस्ट्री पहले ही कंप्लीट हो चुका है, तो वो दोनों सब्जेक्ट के आपको मिल जाएगा। कहाँ मिलेंगे नहीं होगा तो एक मैं शॉर्ट वीडियो के थ्रू बता दूंगा, बिकॉज अभी तो यार अपलोड हुए नहीं है एप्लीकेशन में। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ऐप अपलोड करवा के एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कहाँ से कैसे आपको डाउनलोड करना। और इसका PDF भी वहीं पर या फिर कोई अलग से सेक्शन क्रिएट करके अटैच करवा देंगे, इंग्लिश वाला भी हिंदी वाला दोनों, ठीक है? दोनों PDF है ना, इंग्लिश फैटमैन का ये मिनरल वाला और हिंदी वाली का भी। और अगले 2 सब्जेक्ट जो कि मैंने आपको बताया था, पॉलिटी एंड हमारे बायो होने वाले, तो बायो आज हम इवनिंग से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? बायो जो है आज हम इवनिंग से स्टार्ट कर देंगे और पॉलिटी कल मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाएगा। चले तो स्टार्ट करते हैं। मिनरल यानी कि खनिज, डेफिनेशन वगैरह मैं नहीं यहाँ पर जाने वाला हूँ बिकॉज जैसे माइंड मैप पे करते हैं उसी तरह से करेंगे। 3 तरह के होते हैं, मेटालिक, नॉन मेटालिक और एनर्जी मिनरल्स। तो मेटालिक जो होते हैं 3 कैटेगरी में इनको डिराइव करते हैं, फेरस, नॉन फेरस और प्रेशियस। फेरस जिनमें आयरन कंटेंट होता है, नॉन फेरस जिनमें आयरन कंटेंट नहीं होता है, प्रेशियस मतलब जो ऑब्वियसली बात है प्रेशियस हैं, ठीक है, महंगे हैं, कीमती हैं। तो इसमें जो फेरस है उसमें आयरन, मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट ये सब आते हैं, तो सबसे पहले इनके बारे में देखेंगे। देन नॉन फेरस में कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट ये सब आते हैं। प्रेशियस में तो गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम आते हैं। नॉन मेटालिक की अगर बात करें तो उसमें माइका आता है, ठीक है, सॉल्ट, पोटाश, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन। और एनर्जी मिनरल्स में कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। देन अगर बात करें कि इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन है किस तरह से मिनरल्स का, तो 97% जो कोल रिजर्व्स हैं वो आपको दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी आपको यहाँ पर वैली में मिलेंगे। अब आपको पता है क्योंकि हम रिवर्स टॉपिक पढ़ चुके हैं, तो यू नो। और एक चीज़, हाँ एक चीज़ एंड दैट इज़ कि नेशनल पार्क वाला जो मैंने आपको बताया था, नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व, तो मैंने नहीं करवाया बिकॉज वो आप खुद से कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था उसका माइंड मैप का नहीं होगा तो PDF अपलोड कर देंगे, क्योंकि यार उसमें बस याद ही करना है, ठीक है? तो उसको अलग से करवाने कोई पर्पस है नहीं, मैं रिपीट करता जाऊँ उसको। हाँ, तो दामोदर अगर आपको पता है यहाँ पर है दामोदर रिवर, सोन यहाँ पर है, महानदी यहाँ पर है एंड गोदावरी यहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो बेल्ट है दैट इज़ ये वाला जो बेल्ट है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे 97% ऑफ इंडियाज कोल रिजर्व्स। पेट्रोलियम जो रिजर्व्स हैं आपको असम, गुजरात, मुंबई हाई में देखने को मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द जो मिनरल रिसोर्सेज हैं वो जो बेंगलुरु और कानपुर को कनेक्ट करने वाली जो लाइन है उसके ईस्ट में आपको देखने को मिलेंगे ज़्यादातर जो आपके मिनरल्स हैं। मिनरल्स फाउंड इन रीजन गोंडवाना में आपको देखने को मिलेंगे गोल्ड, ठीक है। धारवाड़ और कोडप्पा जो सिस्टम है उसमें आपको गोल्ड, आयरन देखने को मिलेगा। और विंध्यन में नॉन मेटालिक मिनरल यानी कि जो नॉन मेटालिक है वो मेनली यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। फेरस पे आते हैं, आयरन ओर, तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट ये सब ओर होती हैं। और क्या होता है? और होता है कि भाई जैसे कि जो मेटल होता है वैसा तो है नहीं कि भाई खोदा पहाड़ निकली सरिया है, ऐसा तो नहीं निकल आता है कि घर बनाना है सरिया चाहिए, अलग खोदा पहाड़ निकला सरिया, ऐसा तो होता नहीं है। पहले तुम और निकालते हो, और में क्या होता है? मेटल होता है, उसमें गैंग होता है। गैंग क्या होता है? गैंग इज़ इम्प्योरिटी, ठीक है। गैंग इज़ इम्प्योरिटी लिखा तो होना चाहिए कहीं पे, लिखा होगा आई थिंक आगे कहीं पे, ठीक है। तो गैंग जो होती है आपकी इम्प्योरिटी होती है, तो इम्प्योरिटी को हटाया जाता है, रिफाइनिंग होता है, मेटलर्जिकल प्रोसेस जिसको बोलते हैं, तो उसके थ्रू हमें क्या मिलते हैं? हमें मेटल्स मिलते हैं। तो ये और होती हैं जिसमें कि मेटल है और इम्प्योरिटीज़ रहती हैं। तो मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है। मैग्नेटाइट थोड़ा अच्छा क्वालिटी, उसमें ज़्यादा आयरन कंटेंट देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू हेमेटाइट। लिमोनाइट भी होता है, सीडेराइट भी होता है। अब रिजर्व के मामले में टॉप मोस्ट कौन सा है? उड़ीसा है। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा आयरन के रिजर्व्स देखने को मिलेंगे। प्रोडक्शन के मामले में भी उड़ीसा टॉप पे, देन छत्तीसगढ़, देन कर्नाटका। देन अगर बात करेंगे ये आयरन और बेल्ट है जहाँ पर आपको आयरन रिजर्व्स देखने को मिलेंगे, एक 4 है मेनली। उड़ीसा झारखंड बेल्ट है जो कि आपको ये कौन सा स्टेट है? वेस्ट बंगाल। ये कौन सा स्टेट है? झारखंड। ये कौन सा है? उड़ीसा। तो इन तीनों का जो बॉर्डर है वहाँ पर आपको देखने को मिला, तो उड़ीसा झारखंड बेल्ट। देन ये है आपका कौन सा? ये आपका दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट। ये क्या है आपका? ये छत्तीसगढ़ है। और छत्तीसगढ़ में ही आपका पड़ता है दुर्ग और बस्तर, और चंद्रपुर यहाँ पर पड़ता है, तो दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट।
देन आप नीचे आएंगे तो महाराष्ट्र गोवा बेल्ट है ये, और ये है बेल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुर तुमकुर बेल्ट जो कि कर्नाटका में देखने को मिलेगी। ठीक, अब उड़ीसा झारखंड बेल्ट में आएंगे तो झारखंड में सिंहभूम जगह पड़ती है, रीजन है नोआ मुंडी और गुआ। ये इस तरह से पूछता है क्वेश्चन, सीधे मैचिंग में पूछता है कि नोआ मुंडी और गुआ कहाँ है, तो सिंहभूम में। ठीक है, उड़ीसा रीजन अगर आप जाएंगे तो सुंदरगढ़ है, मयूरभंज है और झार है। उड़ीसा में अगेन आपको बादाम पहाड़ माइंस देखने को मिलेंगे। ये रीजन है सुंदरगढ़, मयूरभंज और झार, बादाम पहाड़ जो माइंस हैं कहाँ पर, उड़ीसा में। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट पे आए छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ पर 2 ही याद करनी है। बैलाडीला, बैलाडीला इसका इसलिए नाम है बिकॉज बैल, बैल का मतलब आप जानते हैं, ठीक है, बैल ही होता है। तो बैल का जो हम्प होता है उस शेप की ये हिल है जहाँ पर ये आपको देखने को मिलते हैं आयरन और आयरन के रिजर्व छत्तीसगढ़ में, तो इसका नाम बैलाडीला है। और दल्ली राजहारा माइंस है छत्तीसगढ़ में ही। महाराष्ट्र गोवा बेल्ट में आपको मरमगांव देखने को मिलेगा, और बेल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुर तुमकुर बेल्ट में जो कर्नाटका में मैंगलोर है, कुद्रेमुख है। कुद्रेमुख का जो है हॉर्स का, यानी कि जो कुद्रे का मतलब होता है हॉर्स कन्नड़ लैंग्वेज, मुख का मतलब मुंह होता है, तो जो घोड़े का मुंह होता है उस शेप की हिल है ये। बाबा बुदन हिल्स है जहाँ पर आपको कॉफ़ी के रिजर्व कॉफ़ी प्लांटेशन भी काफ़ी देखने को मिलता है। और कर्नाटक में जो डिस्ट्रिक्ट है आपके जहाँ पर ये देखने को मिलते हैं, दिस इज़ योर शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट। आगे बढ़ते हैं, अगले फेरस जो हमारा मिनरल है दैट इज़ मैंगनीज। ओके, तो मैंगनीज की अगर बात करें अगेन फेरो मैंगनीज अलॉय, यानी कि इसमें आयरन का कंटेंट होता है। इंडिया में जो सबसे टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर है दैट इज़ मध्य प्रदेश। उड़ीसा में सुंदरगढ़ जगह जो पड़ती है वहाँ पर आपको मैंगनीज के डिपॉजिट्स देखने को मिलेंगे। तो एम से मैंगनीज और एम से मध्य प्रदेश, ये ध्यान रखेंगे बस। कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड बाय ह्यूमंस, ये हम हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। ठीक है, चालकोलिथिक एज। बालाघाट माइन से मध्य प्रदेश में, खेतड़ी माइन से आपके झुंझुनू में, ठीक है, जो राजस्थान में पड़ता है झुंझुनू, और अलवर रीजन है राजस्थान में। तो बालाघाट माइन से, खेतड़ी माइंस है बालाघाट एमपी में, खेतड़ी आपकी पड़ती हैं झुंझुनू राजस्थान में, और अलवर रीजन है राजस्थान में। सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में जहाँ पर आपको कॉपर के डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कोरबा, ये बालाघाट है, खेतड़ी है, दहेज है जो गुजरात में पड़ता है, ये भुवनेश्वर है, टूटीकॉन है तमिलनाडु में। एल्यूमिनियम की अगर बात करेंगे तो ये इसकी प्राइमरी और बॉक्साइट होती है। इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है कि बॉक्साइट किसकी ओर है, यस, तो किस मेटल की ओर है, तो एल्यूमिनियम की ओर है। इट इज़ यूज इन एयरक्राफ्ट बिकॉज इट इज़ लाइट वेट, एयरक्राफ्ट में यूज़ करते हैं उसको एयरक्राफ्ट मेकिंग में बिकॉज काफ़ी हल्का वेट होता है इसका। एंड अमरकंटक प्लेटिव सबसे मेजर सोर्स है इसका, अमरकंटक प्लेटिव मैकाल हिल्स में। ओके, एंड बिलासपुर अगर आपको याद हो तो यहाँ पर हमने पढ़ा था महादेव मैकाल, ठीक है, महादेव मैकाल और कैमूर, इस तरह से हमने हिल पढ़ा। तो मैकूर जो महादेव हिल्स हैं वहीं पर आपको देखने को मिलता है, सॉरी मैकाल हिल्स है वहीं पर आपको देखने को मिलते हैं बॉक्साइट के डिपॉजिट्स। एंड द प्लेटिव रीजन ऑफ बिलासपुर कटनी जो कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में ही। फिर आते हैं किस पे, और उड़ीसा इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट, सबसे जो टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर है उड़ीसा है। पंचमपट माली डिपॉजिट्स हैं कोरापुट में, ये भी फेमस है बॉक्साइट डिपॉजिट के लिए। पूरे वर्ल्ड में टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर ऑस्ट्रेलिया है। प्रेशियस मेटल पे आते हैं तो प्रेशियस मेटल है में आता है सबसे पहले गोल्ड। ओके, और गोल्ड में टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर है चाइना, देन है ऑस्ट्रेलिया। टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर इंडिया में अगर बात करेंगे कर्नाटक है। कर्नाटक में कोलार गोल्ड फील्ड है और हुट्टी गोल्ड माइंस आपको देखने को मिलेंगी। आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी रामगिरी। लार्जेस्ट जो रिजर्व्स देखने को मिलेंगे इंडिया में, सबसे ज़्यादा रिजर्व दैट इज़ बिहार में। दिस इज सरप्राइजिंग, कैन बी सरप्राइजिंग फॉर मैनी ऑफ यू। ये सबसे ज़्यादा रिजर्व्स गोल्ड के इंडिया में बिहार में मिलते हैं। ओके, नॉन मेटालिक मिनरल्स की अगर बात करें, मिका सबसे पहले आता है। इसको हम इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं बिकॉज ड्यू टू इट्स एक्सीलेंट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, पावर लॉस, लो पावर लॉस फैक्टर की वजह से इसको इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। मिका के डिपॉजिट्स आपको नॉर्दर्न एज ऑफ छोटा नागपुर प्लेटिव में देखने को मिलेंगे, और छोटा नागपुर प्लेटिव की सबसे हाईएस्ट पीक आपको बतानी है जो कि झारखंड में लोकेटेड है। क्या नाम है उसका, पी से ही नाम शुरू होता है। कोडरमा गया हजारीबाग बेल्ट जो है झारखंड में इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिका। इन राजस्थान द मेजर मिका प्रोड्यूसिंग एरिया इज अराउंड अजमेर। नेल्लोर मिका बेल्ट ऑफ आंध्र प्रदेश इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर इन दी कंट्री। कोडरमा गया हजारीबाग जो बेल्ट है इज द लीडिंग प्रोड्यूसर, लेकिन आंध्र प्रदेश देखेंगे अभी करंट में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर चल रहा है, वो एक बेल्ट है। कोडरमा गया हजारीबाग बेल्ट है, वो एक स्टेट नहीं है। ठीक है, राजस्थान में देखने को मिलेगा आपको बहुत ज़्यादा, झारखंड में थोड़ा बहुत, बिहार में थोड़ा बहुत, और सबसे ज़्यादा आपको अभी कहाँ देखने को मिलेगा, आंध्रा में। तो आंध्रा अगर आप देखेंगे तो टॉप पे चल रहा है, सबसे नंबर 1 पे, देन उसके बाद राजस्थान है, देन बिहार एंड देन झारखंड। ठीक है, तो ये मिक्का की बात हो गई जो कि नॉन मेटालिक मिनरल है। अगर हम देखें तो नॉन मेटालिक मिनरल, ठीक है, ये मेटल ही नहीं है। लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक से डिराइव होता है, जहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट हमें देखने को मिलती है। जो पोरस रॉक्स होती हैं वहाँ पर लाइमस्टोन देखने को मिलता है। ठीक है, एंड केमिस्ट्री हम लोगों ने पढ़ा था जो CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट,
वो उसी को लाइमस्टोन, मार्बल और चॉक के नाम से जानते हैं। लाइमस्टोन की अगर बात करेंगे कैसी रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है। और यहाँ से आप कास्ट टोपोग्राफी को भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमने देखा था कास्ट टोपोग्राफी जो कास्ट रीजन में देखने को मिल रही थी वो वहाँ पर देखने को मिलती है, जहाँ पर रॉक या तो लाइमस्टोन या डोलोमाइट की बनी होती है, क्योंकि ये पोरस नेचर की होती है, सॉफ्ट होती है, वाटर पर्कुलेट कर जाता है, इरोजनल एक्टिविटी बड़ी आसानी से हो जाती है और इरोजन के बाद ही डिपोजिशन होता है। और हमने इरोजनल फैक्टर क्या क्या पढ़े थे याद करो, सिंक होल, डोलाइन, उवाला, ठीक है, सिंक होल, डोलाइन, उवाला, लेपीज, लाइमस्टोन पेवमेंट, ये सब इरोजनल थे। डिपोजिशनल में था स्टैलेक्टाइट, ये था जो सीलिंग से लटक रहा था, स्टैलेगमाइट जो उठ रहा था, एंड पिलर। बस 3 ही हमने पढ़ने थे उसमें डिपोजिशनल फैक्टर, डिपोजिशनल जो लैंडफॉर्म्स थे। डू यू नो वाई डायमंड स्पार्कल्स? हाँ बताओ कमेंट में क्यों डायमंड स्पार्कल करता है। डायमंड की अगर बात करेंगे तो मध्य प्रदेश इज़ दी ओनली स्टेट दैट प्रोड्यूसेस दी डायमंड। ना हो सकता है कहीं पे आपको देखने को मिले कि इट इज़ द लार्जेस्ट, नॉट द ओनली स्टेट, लार्जेस्ट है लेकिन ओनली नहीं है, यहाँ भी मिलता है। लेकिन एसएससी ने जो क्वेश्चन पूछा था वो इस तरह से पूछा था कि भाई इसी तरह से कि विच इज़ द ओनली स्टेट दैट प्रोड्यूसेस डायमंड, आंसर वॉज मध्य प्रदेश। तो उसी तरह से यहाँ पर लिखा गया फैटमैन में। ओके, देन एनर्जी रिसोर्सेज की अगर बात करेंगे तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो कन्वेंशनल और एक नॉन कन्वेंशनल, पारंपरिक और गैर पारंपरिक या अपारंपरिक। ठीक है, कन्वेंशनल सोर्सेज का मतलब है कि जो बहुत पहले टाइम से हम जिनको यूज़ करते चले आ रहे हैं, ठीक है, और नॉन कन्वेंशनल है जो अभी रिसेंट में बहुत एमर्ज हुए हैं, मतलब इनका प्रचलन आया है सामने। तो कन्वेंशनल की अगर बात करेंगे तो इसमें कॉमर्शियल, नॉन कॉमर्शियल होता है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये। बाकी नॉन कन्वेंशनल में अगर बात करेंगे तो बायो एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइल एनर्जी, विंड एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम अर्बन वेस्ट, एंड साथ ही साथ जो आपका न्यूक्लियर एनर्जी होता है। न्यूक्लियर एनर्जी का मतलब है, अभी देखेंगे क्या मतलब है, ठीक है, ये भी आपका नॉन कन्वेंशनल में आएगा। कन्वेंशनल सोर्सेज में ऑफन नॉन रिन्यूएबल होते हैं। ऑफन नॉन रिन्यूएबल का मतलब है कि ज़्यादातर ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं, यानी कि इनको रिन्यू नहीं किया सकता बार बार। क्यों? क्योंकि ये बहुत लिमिटेड हैं हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे इकोसिस्टम में बहुत लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोल की लूँ तो कोल आप रिन्यू नहीं कर सकते हो, आप दबा के यूज़ करो और एक टाइम आएगा कि ख़त्म हो जाएगा, जो कि ख़त्म होने लगा है क्योंकि हमने बहुत ही जुडिशियस यूज़ नहीं किया है कोल का अगर बात करें। लेकिन आप अगर बात करें सोलर एनर्जी की, तो आप कितने भी सोलर पैनल लगा लो, कितनी भी हीट को ट्रैप कर लो, हीट तो रोज़ आनी है, लाइट तो रोज़ आनी है, जब तक सन है तब तक। तो ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और ये नॉन कन्वेंशनल है। तो ज़्यादातर नॉन कन्वेंशनल जो है आपको रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी मिलेंगे। जैसे टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी का बात कैसे बनती है, जब टाइड्स आती हैं, टाइड्स का लेना देना कुछ पानी चाहिए और मून और सन का अट्रैक्शन चाहिए, जो कि हमेशा रहेगा, ठीक है, और वो डेली बेसिस पे हमें पता है। टाइड्स के रिगार्डिंग अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था 24 घंटे में 2 हाई टाइड और 2 लो टाइड आती हैं, बताया था 24 घंटे के अंदर 2 हाई टाइड और 2 लो टाइड आती हैं। देन विंड एनर्जी है, हवा चल रही है। अब हवा ऐसा तो है नहीं हवा का यूज़ कर लोगे एनर्जी बनाने में तो खर्च हो जाएगी, लिमिटेड हवा है, ऐसी नहीं है, ठीक है। तो ये सारे ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे कैसे हैं, रिन्यूएबल है। बट ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है, वो नॉन रिन्यूएबल है। और ज़्यादातर जो रिन्यूएबल होते हैं, जो नॉन कन्वेंशनल हैं, ये आपके पोल्यूशन में जो है एनवायरनमेंट में पोल्यूशन क्रिएट नहीं करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वही है जो मैंने आपको बताया, जो ऑफन नॉन रिन्यूएबल होते हैं और फॉसिल फ्यूल्स से ज़्यादातर डिराइव होते हैं। एग्जांपल कोल, कोयला हो गया, ठीक है, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, न्यूक्लियर फ्यूल हो गया। ये आपके वैसे तो अगर हम देखें तो जो न्यूक्लियर एनर्जी है, जो यूरेनियम वगैरह है, वो सब नॉन कन्वेंशनल में आता है, जो भी हम आगे देखेंगे नॉन कन्वेंशनल के अंडर में ही, ठीक है। सबसे पहले कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आते हैं कोल। कोल को हम बरीड सनशाइन या ब्लैक डायमंड के नाम से जानते हैं, ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। आपको दामोदर वैली, झरिया, रानीगंज और बोकारो में मेनली देखने को मिलेगा ये। कोल की अगर बात करें 2 तरह का है, एक तो गोंडवाना और दूसरा टर्शरी। गोंडवाना जो है वो 200 मिलियन साल पुराना है और टर्शरी वाला जो है 55 मिलियन साल पुराना है। कोयला जितना पुराना होता है उतना ही अच्छा होता है, ठीक है। देन टर्शरी कोल आपको, वैसे तो गोंडवाना वाला कोल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, गोंडवाना कोल यहाँ देखने को मिलेगा, ओके। लेकिन जो टर्शरी कोल है वो नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेगा, इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में भी देखने को मिलेगा। तो मेघालय, असम, अरुणाचल, नागालैंड, यहाँ पर आपको टर्शरी कोल देखने को मिलेगा। बाकी तो गोंडवाना लैंड यहाँ पर, और टर्शरी वाला तो बहुत ही बेकार है क्योंकि उन्होंने बताया 55 मिलियन साल पुराना है और ये 200 मिलियन साल पुराना है, तो गोंडवाना वाला अच्छा होगा। रिजर्व सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में। प्रोडक्शन के मामले में सबसे नंबर 1 पे छत्तीसगढ़ है। रिजर्व सबसे ज़्यादा उड़ीसा में और प्रोडक्शन रिजर्व सबसे ज़्यादा उड़ीसा में और प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेवली जो आपको दिख रहा है तमिलनाडु में, यहाँ पर भी कोल देखने को मिलता है और ये लिग्नाइट जो कोल होता है उसका काफ़ी प्रमुख स्रोत होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्रोत होता है। अब लिग्नाइट कोल मतलब कोल के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है।
क्या क्या टाइप्स होते हैं? एंथ्रेसाइट, बाइटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, 4 तरह का होता है। अच्छा कोल वो होता है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है, लो मॉइस्चर कंटेंट होता है और कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है। एंथ्रेसाइट में इतना होता है, आप देख सकते हैं कि इसमें कितना है, 80 से 90%, इसमें 70 से 80%, 50 से 70 लिग्नाइट में, और पीट में 50% से कम। लिग्नाइट की अगर बात करेंगे तो हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होता है। और नेवली जो तमिलनाडु में है, ये लिग्नाइट का इंपॉर्टेंट सोर्स है। बहुत सारे इंडिया में हमारे थर्मल पावर प्लांट हैं जो कि या तमिलनाडु से अपने कोल को मंगाते हैं। पीट की अगर बात करें, सबसे एकदम पिटा हुआ है ये। एंथ्रेस बाइटुमिनस को ध्यान रखना है, इसको मेटलर्जिकल कोल के नाम से जाना जाता है, फिर कोकिंग कोल, क्योंकि इसको मेटलर्जिकल प्रोसेस में यूज़ करते हैं। मेटलर्जी अभी मैंने आपको बताया, ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना इज नोन एज मेटलर्जी, एंड उसके लिए हमें हीट वगैरह सब चाहिए, तो वो कोयले से जनरेट करी जाती है, ठीक है। और इसी को थर्मल एनर्जी बोलते हैं, जो कोल से जनरेट करी जाती है। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट एनर्जी मिनरल, एंड दैट इज़ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम इज फाउंड ऑन फॉल्ट ट्रैप्स बिटवीन पोरस एंड नॉन पोरस रॉक्स। गैस बीइंग लाइटर यूजुअली अकर अबव द ऑयल, तो जहाँ तेल मिलता है वहीं आपको गैस देखने को मिलती है, ठीक है। मुंबई हाई, गुजरात एंड असम आर से इंपॉर्टेंट पेट्रोलियम प्रोडक्शन एरियाज। और एक चीज़ यहाँ पर आपको बताना है, लिग्नाइट जो है ना, लिग्नाइट, इसको हम ब्राउन कोल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? भूरा कोयला बोलते हैं। ये लिखा हुआ है, ठीक है, सब लिखा हुआ है, कुछ मिसिंग नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करेंगे दिग्बोई, तो दिग्बोई आपका 1901 में जो ये बना था, ये अभी तक सबसे पुराना आप बोल सकते हैं कि क्या है, रिफाइनरी है, ऑयल रिफाइनरी है पूरे एशिया में, इंडिया में नहीं, पूरे एशिया में। दिग्बोई असम की 1901 में, ठीक है। नहर कटी और मोरान हुगरी जंग जो है, ये भी आपकी असम में ही पड़ती हैं। टाटीपाका पड़ती है आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर मुंबई हाई है, बसैन है, अंकलेश्वर, खम्बाट और कलोल, अंकलेश्वर, खम्बाट और कलोल, ये सब आपके पड़ेंगे कहाँ पर? गुजरात में। देन आते हैं नेचुरल गैस पे। नेचुरल गैस का प्रमुख जो स्रोत होता है, जो मेन सोर्स होता है, दैट इज़ मेथेन, ठीक है। 70 to 90% कंटेन करता है नेचुरल गैस मेथेन। मेथेन का सबसे प्रमुख कंपोनेंट क्या है? मेथेन है, जिसको कि मार्श गैस के नाम से भी जानते हैं। और ये कहाँ पर देखने को मिलती है? तो ज़्यादातर जो आपके जहाँ पर एनारोबिक तरीके से डिकम्पोजिशन हो रहा हो। फॉर एग्जांपल, आपने कई बार सुना होगा कि कोई कुआं में कूदा और जहरीली गैस निकलने की वजह से मृत्यु हो गई इतने लोगों की, तो जहरीली गैस जनरली मेथेन ही होती है। और जैसे पैडी फील्ड्स होती हैं हमारी, जो धान के खेत होते हैं, वहाँ से निकलती है ये, ठीक है। तो ये है मुंबई हाई, कैम्बे बेसिन, यहाँ सब आपको देखने को मिलेगी नेचुरल गैस। कृष्णा गोदावरी बेल्ट जो पूरा है आपका, ये वाला बेल्ट, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नेचुरल गैस के जो रिसोर्सेज हैं। देन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफ़ी कि HVZ, ठीक है, HVZ जो पाइपलाइन है, जो 1986 में बनी थी। कब? 1986 में, विद दी स्टैब्लिशमेंट ऑफ गेल। गेल क्या है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये जब बना था 1986 में बना था, और इसी के तहत ही कंस्ट्रक्शन करवाया गया था HVJ पाइपलाइन का। हजीरा जो गुजरात में पड़ता है, विजयपुर जो MP में पड़ता है, और जगदीशपुर जो कि UP में पड़ता है। तो इसको पाइपलाइन को कंस्ट्रक्ट करवाया गया था, जो 1700 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन है, और ये जो है गेल के तहत किया गया था, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ध्यान रखेंगे, ओके। इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ है। तो मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? कच्छ गुजरात में। थर्मल एनर्जी पावर प्लांट की अगर बात करें, थर्मल वो होता है जो आपका किससे बनता है? जो बनता है किससे? जो बनता है कोल से। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये हमारे कानपुर का है, पनकी पड़ता है यहाँ पर कानपुर में हमारे, तो वो थर्मल ही है। तो थर्मल देख सकते हैं, वैसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतने सारे तो याद करने की सच बहुत कोई ज़रूरत नहीं है। देखना चाहते तो देख सकते हैं एक बार। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की अगर बात करेंगे, तो इसमें नॉन कन्वेंशनल का मतलब होता है जनरली रिन्यूएबल होते हैं, बट ये नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है। न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी, क्यों? क्योंकि ये यूरेनियम और यूरेनियम से बनती है। वैसे थोरियम से भी बनती है, लेकिन बनाई जाती नहीं, क्योंकि वो फिजिबल नहीं, बहुत खर्चा हो जाता है। और थोरियम जो है, आपको पता होना चाहिए कि थोरियम कहाँ पर अवेलेबल है इंडिया में। वेयर इज़ थोरियम अवेलेबल इन इंडिया? लिखा है मोनाजाइट सैंड ऑफ केरला। सिर्फ केरला में नहीं, तमिलनाडु में भी ये, लेकिन मेनली जो केरला और तमिलनाडु की जो कोस्ट है ना, वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं थोरियम। और इंडिया इज़ दी टॉप मोस्ट कंट्री विद थोरियम रिजर्व्स। सबसे ज़्यादा भारत में ही थोरियम रिजर्व्स हैं, मतलब मेजरली जो पूरे वर्ल्ड में मिलते हैं, उसका मेजर जो पार्ट है वो इंडिया में ही है, ठीक है। लेकिन अभी तक फिजिबल तरीके से कैसे एनर्जी जनरेट करें, वो अभी तक नहीं निकल पाया है, ठीक है। यूरेनियम और थोरियम ये आपकी ऑब्वियस से बात है, जितना आप यूज़ करोगे तो फिर ख़त्म होंगे, तो ऑब्वियस से बात है आपके नॉन रिन्यूएबल नेचर के। लेकिन नॉन कन्वेंशनल इसलिए है बिकॉज ये ऐसा नहीं कि बहुत पारंपरिक स्रोत हैं, परंपरागत तरीके से चले आ रहे हैं। अप्सरा वॉज द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ एशिया,
ठीक है, ये ध्यान रखना। फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम होमी जहांगीर भाभा जी को बोलते हैं। फंक्शन क्या होता है, तो अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उसमें किस किस तरह से क्या किसका क्या काम होता है। तो मॉडरेटर का काम होता है कि फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को स्लो डाउन कर दे, सो दैट की जो फिजन रिएक्शन है, बिकॉज आपको पता होना चाहिए यहाँ पर फिजन होता है किस तरह से। ये केमिस्ट्री में आई थिंक मैंने बताया होगा 92U235 होता है, जिसमें न्यूट्रॉन को हिट करवाते हैं। न्यूट्रॉन को जब हिट करवाएंगे तो क्या मिलेगा, बेरियम और क्रिप्टन मिलेगा और 3 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। अब वो 3 न्यूट्रॉन्स निकले, वो फर्दर यूरेनियम को हिट करेंगे, 3 से और बनेंगे, तो कंपाउंडिंग होती रहेगी न्यूट्रॉन्स को। तो बहुत भयंकर इधर उधर जा रहे होंगे, ढंग से स्ट्राइक नहीं कर रहे होंगे, इधर उधर स्ट्राइक कर रहे होंगे। तो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन कहते हैं कि आराम से हौले हौले, ठीक है। तो मॉडरेटर के तौर पे यूज़ किसको करते हैं, हैवी वाटर को यूज़ करते हैं। नॉर्मल वाटर को भी वैसे यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ड्यूटेरियम ऑक्साइड दैट इज D2O और ग्रेफाइट। चलो ठीक है, पहले तो देख लो कंट्रोल रॉड्स की अगर बात करेंगे तो कंट्रोल रॉड्स क्या करते हैं, न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जस्ट रेगुलेटिंग द रेट ऑफ फिजन, प्रिवेंटिंग द चेन रिएक्शन फ्रॉम बिकमिंग अनकंट्रोल्ड। कई बार इतने ज़्यादा न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, ऐसा ना को होता है, चेन रिएक्शन अनकंट्रोल्ड हो जाती है, हाथ से बाहर निकल जाती है, जो कि चेरनोबिल में हुआ था, जो पहले सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, अभी वो यूक्रेन में पड़ता है, चेरनोबिल जो जगह है। और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर सबसे बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर अभी तक का हुआ 1986 में। कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी इस पर बनी। 1986 में जो प्रेजेंट डे यूक्रेन में पड़ता है, जो पहले सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। तो इसमें वही हुआ था कि चेन रिएक्शन अनकंट्रोल्ड हो गई थी, इतनी भयंकर चेन रिएक्शन हो गई थी। और हुआ क्या, मतलब इस तरह से अगर आप डॉक्यूमेंट्री वगैरह देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कंट्रोल रॉड डालने की वजह से ऐसे कंट्रोल रॉड ऊपर ऐसे लगी रहती हैं, ठीक है, और यहाँ पर यूरेनियम रखा रहता है। तो अगर कुछ ऐसा होता है तो इनको ड्रॉप कर दिया जाता है नीचे, ठीक है, रिलीज़ कर दिया जाता है, तो ये घुस जाती हैं इसके अंदर आके। लेकिन हुआ ऐसा कि किसी कारणवश कंट्रोल रॉड डालने से वो जो फ्यूजन रिएक्शन और भयंकर हो गई, रुकने के बजाय और भयंकर हो गई वो, और बहुत भयंकर जो है वहाँ पर आपको पता ही है क्या हुआ। फिर कूलेंट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर कंट्रोल रॉड्स में टिपिकली बोरॉन और कैडमियम और सिल्वर की रॉड्स यूज़ करी जाती हैं। कूलेंट का काम होता है कि जो भी फ्यूजन रिएक्शन से, जो भी हम पढ़ रहे थे कि यूरेनियम में न्यूट्रॉन हिट करेगा, बेरियम क्रिप्टन बनेगा, देन न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, हीट जनरेट होगी, तो वो हीट को, जो हीट जनरेट हुई है, ठीक है, तो उसको ओवर हीट होने से बचाने के लिए और उस हीट को आगे पास किया जाता है, सो दैट उसको स्टीम, जो भाप है, उसको बनाने में इस्तेमाल किया जा सके। उसके लिए हम कूलेंट का इस्तेमाल करते हैं, जो हैवी वाटर गैस लाइक जो हीलियम है और CO2 है, उनका यूज़ करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑफ इंडिया पे आते हैं। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन से, सबसे पहले तारापुर सेटअप किया गया था 1969 में, देन कुंडनकुलम और कलपक्का में तमिलनाडु में, कईगा है कर्नाटक में, नरोरा है यूपी में, रावत भाटा राजस्थान में, ककरापारा पर गुजरात में। क्लियर। सोलर एनर्जी की अगर बात करेंगे तो ये भी हमारा क्या है, ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल, बिकॉज हम सारे नॉन कन्वेंशनल ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हेडक्वार्टर पता होना चाहिए, और बाकी ये फोटोवोल्टाइक एनर्जी टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है यहाँ पर सनलाइट को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में। विंड एनर्जी ये भी रिन्यूएबल है, और लार्जेस्ट जो विंड फार्म क्लस्टर है भारत में वो तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, जो नागरकोइल से लेकर मदुरई के बीच में, जो नागरकोइल से मदुरई के बीच में तमिलनाडु में पड़ता है। देन टाइडल एनर्जी की अगर बात करेंगे तो टाइडल एनर्जी कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पर फनल शेप है हमारी, ठीक है, कोस्ट का। तो यहाँ पर जो गल्फ ऑफ खम्बाट है, गल्फ ऑफ कच्छ है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये गल्फ ऑफ कच्छ है और ये गल्फ ऑफ खम्बाट है, गल्फ ऑफ कैम्बे है ना, पता है ना इतना, ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ कैम्बे। तो आप देख सकते हैं कैसे फनल शेप है। तो ये टाइडल एनर्जी के लिए काफ़ी बेस्ट है। रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल में आप अंदर पढ़ सकते हैं, जो मैंने आपको बताया, ये इनको रिसाइकिल किया जा सकता है, बट इनको नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इनएग्जॉस्टेबल, एग्जॉस्ट नहीं होंगे, ये एग्जॉस्टेबल है, ठीक है। फिलोसोफर स्टोन की अगर बात करें, फिलोसोफर स्टोन थोड़ा पढ़ लीजिएगा ये फैक्ट वगैरह, ओके। जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है, जो अर्थ के इंटीरियर से निकलती है। तो होता क्या है कि हमने पढ़ा था कि जैसे हमारा एक क्रस्ट होता है, ये मैंटल होता है और अंदर कोर होता है। तो अपर जो सॉलिड पार्ट ऑफ मैंटल है उसके नीचे एस्थेनोस्फीयर है। एस्थेनोस्फीयर क्या है, जहाँ से मैग्मा लावा निकलता है। जब मैग्मा लावा निकलता है तो जो आसपास की जो चट्टानें हैं वो चट्टानें गर्म हो जाती है, और उस चट्टानों में जो पानी होता है, उन जो चट्टानों के बीच में पानी होता है उसको एक्विफर बोलते हैं, ध्यान रखना। व्हाट इज़ एक्विफर, एक्विफर ये जो चट्टानों के बीच में पानी होता है, तो जब निकलता है चट्टानें कॉन्टैक्ट में आती है और पानी जो है वो गर्म हो जाता है, और पानी गर्म होने की वजह से वो धधक के ऊपर निकलता है, वो पानी, वो धधक के ऊपर निकलता है पानी, और ऐसा खौलता हुआ पानी होता है। और उस खौलते हुए पानी से हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जैसे कि हम न्यूक्लियर एनर्जी में कर रहे थे, कूलेंट का इस्तेमाल क्यों कर रहे थे, क्योंकि उससे एनर्जी हीट बनी थी, उस हीट को फर्दर स्टीम बनाने में वो कर रहे थे, वहाँ यहाँ पर हीट बनी बनाई मिल रही है,
ठीक है। तो इंडिया में अगर बात करेंगे तो पार्वती वैली है, मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, और पूगा वैली लद्दाख में। दो ही साइट है इंडिया में, एक तो पार्वती मेनली पूर्व पार्वती वैली है हिमाचल प्रदेश में, पूगा वैली लद्दाख में। ओवरऑल अगर वर्ल्ड में बात करेंगे तो एक नाम याद रखना, येलो स्टोन नेशनल पार्क सबसे फेमस साइट है, येलो स्टोन नेशनल पार्क। यहाँ पर एक मुझे टाइम पीरियड तो याद नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद पानी निकलता रहता है, पानी निकलता रहता है, जैसे किसी ने अलार्म सेट कर दी हो। वो उसी मतलब कुछ टाइम पीरियड है, आई थिंक कुछ सेकंड का, कुछ मिनट और कुछ सेकंड का, और उतने ही एग्जैक्ट उतने ही टाइम के बाद वहाँ से पानी जो है गर्म नहीं निकलता है अंदर से। तो येलोस्टोन नेशनल पार्क आपका यूएसए में है। बायोमास की अगर बात करेंगे तो जो भी बायो मास होता है उससे जो गैस बनती है उसको बायोगैस बोलते हैं। बायोमास होता है आपका जो फार्म वेस्ट वगैरह होता है, श्रब्स होते हैं, मतलब जो कूड़ा करकट होता है। कूड़ा करकट में पत्थर वो सब नहीं, कूड़ा करकट का मतलब होता है कि जो फार्म वेस्ट होता है, फार्म वेस्ट में गोबर और ये सब, और जो भी फसल असल उगती है तो फसल उगने के बाद जो कटाई के बाद जो पराली बचती है उसको फार्म वेस्ट बोलते हैं। ठीक है। एनिमल और ह्यूमन वेस्ट हो गया जो गोबर वगैरह होता है, तो इन सब से जो गैस बनाई जाती है उसको गोबर गैस बोलते हैं। आपने सुना गोबर गैस, तो वही है बायोगैस। ठीक है। इसको मेनली मतलब उतना तो मास लेवल पे यूज़ नहीं करते हैं, लोकल लेवल पे। आपने देखा है बायोगैस बायोमास से? मेरा जो पहला एक्सपीरियंस था बायो गैस के साथ कैसे क्या किया सकता है, वो मतलब जब मैं एक बार गांव में गया था, तो गांव में क्या है, जब गांव में जाते थे तो ऐसे टहल रहे हैं, मतलब वैसे खेतों वेतों में जंगल में इधर उधर जाने का। तो एक जगह पता नहीं याद, थोड़ा थोड़ा मतलब याद आ रहा है, बहुत बचपन की बात है, कि एक कुटिया टाइप थी। ठीक है। मतलब काफ़ी दूर चले गए थे ऐसे दोस्तों के साथ, तो कुटिया टाइप थी, वहाँ पे एक बाबा रहते थे। ठीक है। जब उनके अंदर कुटिया में गए तो एक पता नहीं उन्होंने लैम्प ऐसा कुछ जला रखा था, और वो उन्होंने बायोगैस का इस्तेमाल करके जला रखा था, जो मुझे याद है। ठीक है। उन्होंने बायोगैस का इस्तेमाल किया था उसको जलाने के लिए। तो वो था पहला एक्सपीरियंस। पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है इस तरह से। तो ये होता है गोबर गैस प्लांट जो है रूरल इंडिया में लिए आपको मिलेंगे, ऐसे मास लेवल पे इनका प्रोडक्शन नहीं होता है। ये मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं इंडिया के, इनको एक बार मैप पे आप देख लीजिएगा मेजर, क्योंकि ये क्वेश्चन बन चुका है भाई, हर एक चीज़ जो फैटमैन में है वो क्वेश्चन होगा तभी है, फालतू में एक भी चीज़ नहीं रखी है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है लेक्चर और ख़त्म होता है सब्जेक्ट ज्योग्राफी का। अब आपको करना क्या है, अब सर आपको पहली बात तो फैटमैन से क्वेश्चंस, ओ सॉरी लिटिल बॉय से क्वेश्चंस तो लगाने ही है लेवल 1 और लेवल 2 के। अब हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, एंड आई होप कि जो भी थोड़ा बहुत ब्रेक मिला तो उसमें आप चीज़ें रिवाइज कर चुके होंगे जिनकी चीज़ें छूटी थी। अब फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स we are going to start polity, and from today evening onwards we are going to start a new subject in science, and that would be biology. ठीक है। तो हम जीव विज्ञान शुरू करेंगे शाम को। I hope you liked this entire geography and you learned a lot in this geography and chemistry section, and let's move forward, let's move ahead with the polity and biology. Thank you.